नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को सॉफ्ट तरीके से उतारकर इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के साथ भारत ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो अंतरिक्ष में किसी से कम नहीं है। भारत की इस सफलता के गवाह इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी बने। दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की पहली तस्वीर भेजी, जिसमें चांद की सतह ऊबड़-खाबड़ दिखाई दे रही है। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो हिस्सा है जो रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। वहां बड़े-बड़े गड्ढे, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। और इस कामयाबी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चांद के इस दुर्लभ हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। ऊबड़ खाबड़ जमीन के साथ वहां गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें हिमालय तक समा जाए। मतलब वहां अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हिस्से पर लैंडर विक्रम को उतारकर चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने के बाद भारत वहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद बेंगलुरु में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 41 दिनों से इसरो के वैज्ञानिकों की नजर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग पर ही टिकी हुई थी। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर भारत चांद पर पहुंचने वाले देशों की कतार में सबसे ऊपर हो गया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचने के साथ ही भारत चांद के किसी भी हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। क्योंकि भारत से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर पहुंचने में कामयाब हो सके हैं। उन देशों में अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत इन देशों से भी आगे निकल गया, क्योंकि इन तीनों देशों के अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे थे। इन देशों ने चांद के उन हिस्सों पर अंतरिक्ष यान उतारे थे जहां समतल मैदान थे, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतार दिया। इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो रास्ते से भटककर क्रैश हो गया। उधर चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर विक्रम ने लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया, जिसके बाद लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। लैंडर तय स्पीड से चांद के नजदीक पहुंचा, लेकिन जब वो चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर था, उसी वक्त वो अचानक रुक गया और रीटारगेट हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम ने तय किया कि लैंडिंग के लिए उसे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये रीटारगेट हुआ है जब वो 150 मीटर की दूरी पर था, चांद से 150 मीटर की दूरी पर था, तब ये लोकल नेविगेशन में था और रीटारगेट हुआ है। ये इसका मतलब ये कि जब वो 150 मीटर की ऊंचाई पर था चांद से विक्रम लैंडर, तब उसने ये तय किया कि जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं है लैंडिंग की जगह, अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। यानी चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले जो तैयारी की गई वो काम आई और लैंडर विक्रम ने सही समय पर सही फैसला लेकर लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया और फिर उसने लैंडिंग की जगह बदलकर परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इस बार लैंडर को जगह बदलने वाली तकनीक से भी लैस किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारे बिना मिशन सफल नहीं हो पाता। और इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम को ऐसी तकनीक से लैस किया जिससे वो चांद की सतह पर उतरने के दौरान सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि लैंडर के लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, ऐसी जगह जहां लैंडर सही तरीके से उतर सके।
वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछली बार जो लैंडर भेजा गया था उसमें चांद पर उतरने के लिए जगह के चयन का विकल्प नहीं था, यानी इसरो की तरफ से जो पहले से तय कर दी गई जगह लैंडर को वहीं पर उतरना पड़ता। लेकिन इस बार लैंडर में ऐसी तकनीक थी जिससे वो खुद ही सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि भारत का मिशन चांद की उस सबसे मुश्किल जगह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का था जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। और इसीलिए भारत की यह कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया। इसरो के मुताबिक इस पूरे अभियान के दौरान सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और इसी वजह से भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाले अमेरिका और रूस तक नहीं कर पाए। भारत ने चांद के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया। इस दौरान चंद्रयान 3 मिशन में सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक ही हुआ, यानी भारत ने 14 जुलाई को चांद पर पहुंचने की जो यात्रा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू की थी वो चांद पर पहुंचकर ही पूरी हुई। इसमें कहीं भी या किसी भी वक्त ऐसा पल नहीं आया जब चंद्रयान 3 को कोई मुश्किल पेश आई हो, जिसका मतलब है कि चंद्रयान ने सही तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा तक पहुंचाया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने में भी कोई परेशानी नहीं हुई और फिर लैंडर के चांद की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक सब कुछ इसरो के प्लान के तहत ही हुआ। इस बीच चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के आखिरी पलों में पूरे देश की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी पल में ही वो मिशन फेल हो गया था। और इसी वजह से इस बार चांद पर लैंडर के उतरने के आखिरी पलों में पूरे देश की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क आखिरी 15 मिनट के दौरान ही टूट गया था और उस वक्त इसरो ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। वहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लैंडर क्रैश हो गया था। ये सब कुछ आखिरी के 15 मिनटों में हुआ था। इसीलिए इसरो ने इस बार पिछली गलती से सबक लेते हुए हर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को क्रैश होने से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई और लैंडर विक्रम ने तय वक्त पर चांद पर सुरक्षित उतरकर सबसे बड़े मकाम को हासिल कर लिया। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, वो भी चांद के उस हिस्से पर जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के 41 दिन बाद चंद्रयान ने चांद पर फतह पा ली और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में भारत और इसरो के वैज्ञानिकों का नाम दर्ज हो गया, क्योंकि पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया। इसरो की यह ऐतिहासिक कामयाबी कई मायनों में खास है, क्योंकि किसी भी देश के मून मिशन में आने वाले खर्च के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है, जबकि 63 साल पहले अमेरिका ने अपने मिशन मून पर भारत की तुलना में करीब 3000 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए थे। वहीं पिछले हफ्ते क्रैश हुए रूस के लूना 25 का बजट करीब 1600 करोड़ रुपए बताया गया। यानी रूस और अमेरिका की तुलना में भारत के चंद्रयान 3 ने सबसे कम खर्च में सफल होकर इतिहास रच दिया। इस बीच चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पल पल पर नजर बनाए रखी। इसी वजह से भारत ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, जिसका सपना अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के कई देश देख रहे थे। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत इन सभी देशों से काफी आगे निकल गया। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पल पल पर अपनी नजर बनाए रखी। खासकर लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के आखिरी पड़ाव पर वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड कराने की कमांड दी। मिशन के पूरा होने के लिए यह सबसे अहम पड़ाव था, क्योंकि सही वक्त पर कमांड मिलने पर ही लैंडर विक्रम चांद की कक्षा से उसकी सतह पर उतरने के लिए नीचे आया। ये बेहद जटिल प्रक्रिया थी, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह सफल बना दिया। और उम्मीद के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया, जिसके बाद अब बारी 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान की है, जो चांद पर अगले 14 दिनों तक पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। क्योंकि इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर चांद की सतह की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। इस दौरान जैसे जैसे प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी। क्योंकि रोवर के पहियों से राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद पर पड़ती जाएगी। अगले 14 दिन के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा, जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा।
यही नहीं, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान रही, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 का रोवर चांद के उस हिस्से में पहुंच गया जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चांद की सतह की मिट्टी का सैंपल लेने, बर्फ का पता लगाने, वहां के मौसम का हाल जानने में रोवर प्रज्ञान पूरी तरह सक्षम बताया गया। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया गया है। उसमें ऐसी तकनीक है कि वो सिर्फ तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। प्रज्ञान सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन और पोटेशियम समेत कई खनिज भी खोजेगा। इसके अलावा वहां के तापमान और भूकंप की भी जानकारी को इकट्ठा करेगा। इस दौरान चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और चांद की सतह पर उसकी रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इस बीच साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पर कही जाने वाली पुरानी कहावत को अपने शब्दों में दोहराया। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए बताया कि धरती पर लिया संकल्प भारत के वैज्ञानिकों ने साकार कर दिया। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छलांग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण अफ्रीका से लगातार इसरो की टीम से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने लैंडर के चांद पर उतरने की पूरी प्रक्रिया को जोहानिसबर्ग में बैठकर देखा और जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की जमीन को छुआ, प्रधानमंत्री ने भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत की इस कामयाबी का जश्न मनाया। और इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी। इस दौरान पीएम ने जल्द ही इसरो मुख्यालय पहुंचकर उनकी टीम से मिलने का भरोसा भी दिया। और इस दौरान प्रधानमंत्री काफी खुश दिखाई दिए। लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसरो चीफ स्टेज पर आकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास दक्षिण अफ्रीका से प्रधानमंत्री का फोन आ गया। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। Congratulate all of us and said that we would like to come and personally congratulate each one of us. प्रधानमंत्री ने इसरो चीफ को यह भरोसा भी दिया कि अंतरिक्ष में भारत के कदम अब और तेजी से बढ़ेंगे। उधर इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतारने के लिए 20 जगहों का चयन किया गया था। चांद पर पहुंचने के किसी भी मिशन में लैंडर को सुरक्षित तरीके से उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जरा सी चूक या कोई भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। चंद्रयान 2 मिशन के साथ ऐसा ही हुआ था, जब लैंडर चांद की कक्षा में तो पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी वजह से इस बार 1-2 नहीं बल्कि 20 जगहों का चयन पहले से ही कर लिया गया। दावा है कि इस काम में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बड़ी भूमिका निभाई, जो 4 साल बीतने के बाद भी चांद के चक्कर लगा रहा है। उसमें लगे कैमरों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई तस्वीरें भेजी। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी सही लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव की कुछ तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई, जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने 20 में एक ऐसी जगह का चयन किया जो लैंडिंग के हिसाब से सबसे सटीक हो। इधर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने वाली जगह का चयन कई बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। चांद पर सही तरीके से लैंडिंग कराकर ही किसी भी मिशन को सफल बनाया जा सकता है, जिसके लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, यानी ऐसी जगह जहां अगर लैंडर को उतारा जाए तो वो क्रैश ना हो। चंद्रयान 2 मिशन में यही गलती हुई थी। उस वक्त तकनीकी गड़बड़ी से सॉफ्ट के बजाय लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिससे लैंडर ने काम करना बंद कर दिया था। इसे ऐसे समझिए कि लैंडर को चांद की कक्षा से उसकी सतह पर सही तरीके से उतारने की कोशिश की जाती है, ताकि लैंडर से रोवर को बाहर निकलने में कोई परेशानी ना हो। इसरो के मुताबिक 2019 के उस मिशन में लैंडर को चांद पर उतारने के लिए आधा किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाले दायरे का चयन किया गया था, जबकि इस बार लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों ने 4 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई वाले सुरक्षित इलाके का चयन किया, जिसमें न तो कोई गड्ढा है और न ही ऐसा हिस्सा जहां सूरज की रोशनी न पहुंचती हो, क्योंकि रोवर प्रज्ञान वहां सूरज की रोशनी से ही काम करेगा। उधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के अलावा भी दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां चांद पर भविष्य की तलाश में जुटी हैं। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने ही सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता पाई है। लेकिन इन देशों के अलावा कई दूसरे देश भी इस रेस में मौजूद हैं, जो चांद पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का दावा है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए चांद पर पहुंचना बहुत जरूरी है।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद पर पहुंचकर ही इंसान सौर मंडल के दूसरे हिस्सों और उससे आगे का पता लगा पाएगा। यही नहीं, चांद पर पानी की मौजूदगी और इंसानों के रहने के लिए वातावरण है या नहीं, इसकी भी जानकारी वहां पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी। इसलिए कई देश चांद पर पहुंचने की होड़ में हैं। हालांकि वहां तक अब तक सिर्फ अमेरिका ही इंसान को भेज पाया है। 1969 में अमेरिका के अपोलो मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इधर भारत ने चांद के जिस हिस्से दक्षिणी ध्रुव में कदम रखा, वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। इसे चांद पर सबसे मुश्किल जगह भी माना जाता है, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बेहद ऊबड़ खाबड़ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं, कई किलोमीटर तक फैले बड़े और गहरे गड्ढे हैं। वहां पर चुनौती यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पड़ती है। इसी वजह से वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने पहली बार वहां उतरकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न सिर्फ बर्फ के रूप में पानी हो सकता है, बल्कि कई तरह के खनिज भी हो सकते हैं। इसी वजह से कई देशों ने वहां तक पहुंचने का सपना देखा, जिसे सिर्फ भारत ही पूरा कर पाया। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया, वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। इस बीच चांद फतह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली, जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। सीआरपीएफ के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं। हमारे फौजी भाई सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में सीआरपीएफ के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जिसकी खबर मिलते ही इस मिशन की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों में एक लखनऊ की ऋतु करिधाल के स्कूल में दुगना जश्न मनाया गया। क्योंकि एक तो भारत के इतिहास रचने की खुशी और दूसरा इस इतिहास को रचने में योगदान देने वाली ऋतु करिधाल। आज हम जितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऋतु करिधाल के स्कूल में प्रोजेक्टर लगाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा गया और जैसे ही लैंडर चांद पर उतरा, वंदे मातरम के नारे लगने लगे। ऐसा ही नजारा देश के लगभग हर दूसरे स्कूल में देखने को मिला। भोपाल से सामने आई तस्वीरों में वहां के भी एक स्कूल में छात्र और टीचर चंद्रयान 3 की कामयाबी पर तिरंगा फहराते और भारत की जीत के नारे लगाते दिखे। और जोरदार जश्न की ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां ढोल बजाकर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया।
भारत के चांद फतह करते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए और हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर लोग झूमते दिखाई दिए, क्योंकि देश को चंद्रयान 3 की कामयाबी मिलने पर हर तरफ लोग जश्न में डूब गए। इस बीच जयपुर में ढोल बजाकर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और देश की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया कि मोदी है तो मुमकिन है, वो आज साकार हुआ है। वहीं जयपुर के साथ अहमदाबाद में भी लोग चांद पर देश को मिली सफलता पर आतिशबाजी करते नजर आए। वहां लोगों ने खुशी के मौके पर पटाखे फोड़े। साथ ही इस कामयाबी के लिए देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पीएम मोदी और वैज्ञानिकों की एक तस्वीर के सामने लोग जश्न मनाते दिखे। वहीं चंद्रयान की कामयाबी के पीछे पिछली नाकामी से मिले सबक को बड़ी वजह माना जा रहा है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चांद की तरफ अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसमें पिछली बार की तरह इस बार भी रॉकेट, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस मिशन के लिए इसरो ने इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया, जबकि चंद्रयान 2 में इसकी जगह ऑर्बिटर लगाया गया था। और इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा LVM M3 M4 रॉकेट है, जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के 16 मिनट के बाद सटीक तरीके से पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा था, जिसका वजन करीब 3900 किलो था। मिशन का दूसरा हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। इसी तरह चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा लैंडर विक्रम है, जो 1726 किलो का है और एक बार चांद पर लैंड करने के बाद उसकी उम्र पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। जबकि चंद्रयान 3 का चौथा हिस्सा रोवर प्रज्ञान है, जिसे चांद पर पानी के साथ दूसरी चीजों की खोज के लिए बनाया गया है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और मुश्किलों से भरा है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। इसी वजह से भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह चांद के दक्षिणी ध्रुव की भौगोलिक संरचना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के इस हिस्से पर कई ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा वहां की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे मौजूद है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। इंपैक्ट क्रेटर उन गड्ढों को कहा जाता है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से बने हों। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। वहां कई आसमान छूने वाले पहाड़ और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इन गड्ढों और पहाड़ों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये जानते हैं कि चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम के इंजनों में थ्रस्टर फायर का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया को डीबूस्टिंग कहते हैं, जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम की जाती है। क्योंकि स्पीड ज्यादा होने पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग में मुश्किल होती है और उसके क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर की रफ्तार को कम करने की तैयारी की। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के दौरान इंजन सही मात्रा में ऊर्जा बनाए। यानी इंजन में लगे थ्रस्टर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंजन के थ्रस्टर से कम या फिर ज्यादा ऊर्जा निकली तो फिर लैंडर का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका चांद पर उतरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चंद्रमा की सतह पर उसके ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम करके उतारना वैज्ञानिकों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। छठा हिस्सा, जिससे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को उतारना धरती जितना आसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से घर्षण की प्रक्रिया नहीं होती। इसके अलावा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिससे अंतरिक्ष यान को उतारने में कई तरह की मुसीबतें आती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर के चांद के गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद वो तेजी से गिरने लगता है, तब उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। इसलिए लैंडर की रफ्तार कम करने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी से लैंडर तक एक रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, जिसे पहुंचने में करीब 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक आने में उतना ही वक्त लगता है। मतलब ये कि कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2.5 सेकंड का समय मिलता है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन के लिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में ज्यादा ईंधन को ले जाने का इंतजाम किया, जिसके लिए लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन ही इस्तेमाल किए गए और 5वें इंजन की जगह ज्यादा ईंधन रखने की जगह बनाई गई। जबकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था और उसी दौरान उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था, जिससे मिशन फेल हो गया था। इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगाए गए थे,
जिनका इस्तेमाल यान की रफ्तार कम करने के लिए किया गया था। लेकिन उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर दी थी, जिससे अंतरिक्ष यान का संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन इस बार पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम से एक इंजन ही हटा दिया और उसकी जगह ईंधन रखने की जगह बना दी। इसके अलावा इसरो ने लैंडर में मजबूत पैर लगाए ताकि लैंडर झटके को सहन कर पाए। इधर मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद भारत में पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर में आए सुधारों की चर्चा होने लगी, क्योंकि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने भारत में स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई फैसले किए और इस क्षेत्र में इसरो के साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया। और भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता को इसी का हिस्सा माना गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पेस सेंटर में सुधार के लिए 4 बातों पर ध्यान दिया। पहला, प्राइवेट सेक्टर को काम करने की आजादी दी गई। दूसरा, सरकार ने स्पेस सेक्टर में काम करने वालों का हौसला बढ़ाया। तीसरा, इस क्षेत्र में युवाओं को मौका दिया गया और चौथा, इसे आम आदमी के लिए उपयोगी बनाया। यानी स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया, जिसका असर भी दिखा, क्योंकि भारत ने पिछले 9 साल में 300 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च की। यही नहीं, साल दर साल सैटेलाइट लॉन्च करने की संख्या भी बढ़ती गई, जिसे स्पेस सेक्टर में प्रधानमंत्री की नीतियों की सफलता माना गया। जिसकी शुरुआत 2014 में भारत के मंगल मिशन की सफलता से हुई, क्योंकि इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा था। जिसके बाद चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 को भेजा गया, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले दुनिया का कोई देश यह कारनामा नहीं कर पाया था और भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और मंगल मिशन के बाद भारत के मून मिशन ने भी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। यानी भारत ने स्पेस सेक्टर में एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलाया और केंद्र सरकार के स्पेस सेक्टर में लाए गए बदलावों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। और मिशन गगनयान की तैयारी में जुटे इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आंकड़े बताते हैं कि 2017 के बाद से भारत 104 सैटेलाइट पहली ही कोशिश में लॉन्च कर चुका है। यही नहीं, पिछले 9 साल में भारत ने 389 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री की पहल पर 2019 में इसरो को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की संस्था भी बनाई गई। यही नहीं, भारत ने चांद पर इंसानों और रोबोट से जुड़े मिशन के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया, जिसमें भारत का चंद्रयान 3 अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि लैंडर विक्रम से निकला रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से ऐसी जानकारी भेजेगा जो दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आई, और इसरो और नासा दोनों उन जानकारियों का इस्तेमाल करके इंसानों और रोबोट को चांद पर भेजने के मिशन में इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, दोनों स्पेस एजेंसियों ने अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन के लिए करीब 470 करोड़ रुपए की नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम की एक सैटेलाइट भी बनाई। यानी पिछले 9 साल में भारत ने साल दर साल अंतरिक्ष में अपने कदम मजबूत किए, जिसमें चंद्रयान 3 ने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। उधर भारत के चंद्रयान 3 के बाद जापान भी अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजने वाला है। 26 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे जापान की स्पेस एजेंसी स्मार्ट लैंडर को H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मुताबिक उनका पहला लक्ष्य स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का होगा। स्मार्ट लैंडर या स्लिम अपने नाम की ही तरह छोटा और हल्का रोबोटिक लैंडर है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर सटीक लैंडिंग की तकनीक की तलाश करना है। जापान के वैज्ञानिकों ने इसे चांद पर पहले से तय किए गए टारगेट पॉइंट पर उतारने की प्लानिंग की है। जापान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर इस लैंडर को कामयाबी मिलती है तो भविष्य में दूसरे ग्रहों पर भी तय जगहों पर सॉफ्ट लैंडिंग आसान हो जाएगी। इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन चंद्रयान में तमिलनाडु की मिट्टी का अहम योगदान रहा। वैज्ञानिकों का दावा है कि तमिलनाडु के नामक्कल जिले की मिट्टी चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसरो के वैज्ञानिक कई साल से चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल की ताकत की जांच के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर एनॉर्थोसाइड मिट्टी मौजूद है, और वैसी ही मिट्टी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर नामक्कल जिले की भी है। नामक्कल के सीतमपुंडी और कुन्नमलाई गांव से 50 टन मिट्टी इसरो को भेजी गई थी। मिशन चंद्रयान के लिए साल 2012 से ही इसरो नामक्कल जिले की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की टेस्टिंग के लिए भी यहां से मिट्टी भेजी गई थी। उधर तुर्की के जंगलों में लगी आग का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां के चनाकले शहर में आग ने इतनी तबाही मचाई कि कई गांवों का नामो निशान मिट गया और वहां सिर्फ आग का काला धुआं नजर आया।
वहां के चनाकले शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बड़ा ब्लास्ट हो गया हो। वहां से उठ रहे धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को ढक दिया। तस्वीरों में वहां के कई घर जलते नजर आए, जिन पर दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार करते दिखे। हालांकि आग के खतरे को देखते हुए वो सभी घर पहले ही खाली करवा लिए गए थे। ऐसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन आग का ये खौफनाक मंजर देखकर लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि उनके घर राख में तब्दील हो गए और वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आई। बताया गया कि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसको बुझाने में 1100 से ज्यादा दमकल कर्मी जुट गए। इस बीच अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के जंगलों में लगी आग से वहां के हजारों घरों में खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि आग की वजह से वहां 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और उससे उठते काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। बताया गया कि आग की वजह से 20,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया, जबकि 1,000 घरों पर खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए उस इलाके को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके। हालांकि दमकल कर्मी दिन रात जंगलों में तैनात रहे और आग पर काबू पाने में जुटे रहे, लेकिन इसके बावजूद आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती गई, जिसकी वजह से हजारों घरों पर खतरा मंडराने लगा। उधर ग्रीस के जंगलों में लगी आग से जले गांव से 18 शव बरामद हुए। बताया गया कि वहां के जंगलों में लगी भीषण आग ने एक एक कर आसपास के कई गांवों को अपनी जद में ले लिया। ऐसे में जब एवरोस के एक गांव का दौरा किया गया तो वहां से 18 शव बरामद किए गए। बताया गया कि उन लोगों की मौत आग में झुलसने से हुई। हालांकि आग के खतरे को देखते हुए कई इलाकों को पहले ही खाली करवा लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो लोग वहीं फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि आग ने उस पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। ग्रीस के जंगल पिछले 5 दिन से जल रहे हैं। वहां से आई तस्वीरों में आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से आग आसपास के इलाकों में फैल गई। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश चिली में बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। बताया गया कि बाढ़ ने वहां के माउले शहर में तबाही मचा दी। शहर का हर कोना पानी पानी हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। वहां के माउले शहर से जो तस्वीरें आई, उनमें लोग कमर तक पानी में डूबे दिखे, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को नाव के सहारे लोगों को वहां से निकालना पड़ा। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में रेस्क्यू टीम लोगों से भरी नाव को खींचती नजर आई। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भी ले जाते नजर आए। वहां मौजूद घर, दुकानें, गाड़ियां, सब कुछ पानी में समा गया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही पानी पर बसा हो। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिनमें पहाड़ों का मलबा नदी की तरह बहता नजर आया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां एक पहाड़ खिसक गया, जिसका मलबा वहां मौजूद एक नाले में गिर गया और जैसे ही उस नाले में उफान आया, वो मलबा उस नाले के साथ बहता चला गया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वो मलबा तेज रफ्तार से आगे बढ़ता नजर आया। उस नाले में मलबे के साथ काफी सारी लकड़ियां भी बहती दिखी। उस नाले का बहाव इतना तेज था कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। सामने से आ रहे सैलाब को देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। स्कूल टूट गया, बिखर गया, बहुत नुकसान हो गया घर यहाँ पे। ये खौफनाक तस्वीरें ऐसी थी कि इनको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक उस नाले में 2 घर और एक स्कूल बह गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन में बालद नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी में आया उफान से उस पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी का चंडीगढ़ से संपर्क टूट गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बालद नदी के उफान पर आने से उस पर बने पुल का एक हिस्सा धंसता नजर आया। नदी में बारिश का पानी आने से नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। लहरें इतनी तेज थी कि वो अपने साथ उस पर बने पुल को बहाने पर आमादा दिखी। इस दौरान पानी के तेज बहाव से पुल का एक पिलर धंस गया और पुल का वो हिस्सा टूट गया। 8 से 8-10 फुट नीचे धंस गया ये। इस दौरान पुल के एक तरफ मोटरसाइकिल और गाड़ियों में बैठे कुछ लोग पुल पार करने के लिए परेशान दिखे। गनीमत ये रही कि जब ये पुल धंसा तो वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन पुल धंसने की इस घटना को जिसने भी देखा वो सहम गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से हो रही तेज बारिश से बालद नदी उफान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने के बाद का एक हाहाकारी वीडियो सामने आया, जिसमें वहां मची तबाही के निशान साफ नजर आए। बताया गया कि बादल फटने से वहां मौजूद कई घरों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पहाड़ों से गिरने वाला मलबा लोगों के घरों में घुस गया। तस्वीरों में वहां मौजूद एक घर के सामने ढेर सारा मलबा नजर आया और उस मलबे में एक गाड़ी फंसी दिखी। वहीं बादल फटने से उस घर के सामने की जमीन भी खिसक गई, जिसकी वजह से वहां खड़ी 2 गाड़ियां हवा में लटकी नजर आईं। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। वहीं कुछ लोग उस मलबे के बीच से होकर गुजरते भी दिखे। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में जारी लगातार बारिश की वजह से सोलन समेत कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए। कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो गए तो कई लोगों के घर भी तबाह हो गए। और मंडी में हुई तेज बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहां बारिश की वजह से इतना लंबा जाम लगा कि लोग रात भर वहीं फंसे रहे, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई।
लगातार बारिश की वजह से मंडी से कुल्लू जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां रात भर वहीं फंसी रहीं। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में सड़कों पर सन्नाटा नजर आया, क्योंकि लगातार बारिश ने लोगों के घर से निकलने पर भी लगाम लगा दी। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां कई जगह पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आईं। ऐसे में कई रास्ते बंद कर दिए गए, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया। वहां लगातार हो रही बारिश पहले से ही लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। अब पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ने से लोग खौफ में भर गए, क्योंकि कब पहाड़ का मलबा घर में घुस जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वहां से पहाड़ खिसकने के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें तबाही के निशान दिखाई पड़े। लोगों के घरों पर न सिर्फ पहाड़ का मलबा गिरा नजर आया, बल्कि उसके साथ भारी भरकम पेड़ भी घरों पर गिर गए। इतना ही नहीं, मलबा सड़कों पर भी इकट्ठा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। शिमला में लगातार हो रही बारिश से लोग पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ने से लोगों की मुश्किलें दुगनी हो गई। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी आसमान से बरसी आफत की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहां एक मकान की छत से इतना पानी गिरता दिखा, जिसे देखकर लगा मानो वहां कोई झरना फूट पड़ा हो। जिसका चौंका देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बारिश का पानी छत के ऊपर से ऐसे गिरता दिखा मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। यही नहीं, वहां का हर कोना पानी में डूबा दिखाई दिया। लोगों के घरों और दुकानों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। वहां से आई एक तस्वीर में सीढ़ियों पर भी बारिश का पानी बहता नजर आया। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के बाहर मटमैला पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी बह रही है। जिसके बाद कुछ लोग उस पानी को घरों की तरफ आने से रोकते नजर आए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों पर टूटी आफत जल्द थमने भी नहीं वाली। मौसम विभाग ने वहां बहुत भारी बारिश की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब यह कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वहां के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने तबाही का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों तक चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति को भारी से बहुत भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन जिलों में रहने वाले लोगों के पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दे दिए। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इस आदेश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल 26 अगस्त तक बंद रहेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे वहां एक पुल पानी की ताकतवर लहरों में बह गया। जिसके बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस पुल का एक बड़ा हिस्सा बीच से टूटा हुआ दिखाई दिया और वहां से पानी की उफनती लहरें बहती नजर आईं। जबकि सामने आए उस वीडियो में टूटे हुए उस पुल के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी बड़ी दरारें दिखी। ऐसा लगा जैसे उस पुल का बाकी हिस्सा भी बहते दरिया में समा जाएगा। वहीं खतरे के बीच वहां आसपास कई लोग खड़े नजर आए और कुछ लोग तो रास्ता पार करने के लिए परेशान होते दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश आफत बन गई, जिसने उस पुल को धराशायी कर दिया और वहां से गुजरने वाले लोगों को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उस पुल के ढह जाने की वजह से ज्वालामुखी इलाके से नादौन जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। उधर हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी आफत के बादल जमकर बरसे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद प्राणावती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश से वो नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उस नदी का पानी बिजली की रफ्तार की तरह बहता दिखा, जिसके तेज बहाव में बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरह बहते नजर आए। जो भी उसके रास्ते में आया वो तबाह हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा हो। वहां से आए एक वीडियो में नदी का पानी अपने किनारे को तोड़ते हुए कई गांवों तक पहुंच गया और आसपास के कई इलाके डूब गए और दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया। वहां से आए एक और वीडियो में तो सैलाब में एक मंदिर आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और नदी किनारे बसे गांव के लोगों को वहां से दूर रहने की सलाह दी। इधर झारखंड के दुमका में महज 2 घंटे की बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां तेज बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए, सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा नजर आया। वहां के घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें घर का काफी सामान डूबा नजर आया। घर में पानी घुसने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, वहां से बाढ़ की जो दूसरी तस्वीर सामने आई उसमें सड़कें जलमग्न दिखाई दी। इस दौरान कमर तक भरे पानी में सड़क पार करने को लोग मजबूर दिखे, जबकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पानी में जहरीले सांप होने का दावा किया। अरे आ जाओ, अरे कुछ सांप होगा। बताया गया कि दुमका के इस इलाके में हर साल बारिश से बाढ़ आती है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उधर इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में दावा बोलकर 2 संदिग्ध फिलिस्तीनी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका एक वीडियो भी इजराइल की सेना ने की तरफ से जारी किया गया, जिसमें हथियारों से लैस इजरायली सेना के कमांडो एक मकान के अंदर घुसते नजर आए। अंधेरे में चलाए गए इस ऑपरेशन में 2 संदिग्ध लोगों को इजरायल के कमांडो दबोचते दिखे। इजरायल की सेना के मुताबिक इन दोनों संदिग्धों पर 2 दिन पहले एक इजरायली महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप था।
इसके अलावा इजरायल की सेना उन हमलावरों को तलाश रही है जिन्होंने 4 दिन पहले फिलिस्तीन के हवारा शहर में गोली मारकर 2 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी। 1967 में जब से इजरायल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया है, तभी से वहां इजरायल और फिलिस्तीन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इस बीच स्पेन के कैनरी आइलैंड में पुलिस ने समंदर में नाव के जरिए ले जाई जा रही 700 किलो कोकेन जब्त कर ली, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी समंदर में अपनी सफेद नाव में भागते नजर आए। बताया गया कि वो आरोपी साउथ अमेरिका से यूरोप में ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। तभी स्पेन के समंदर में उनकी नाव होने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेन की पुलिस ने क्रोएशिया और सर्बिया की पुलिस के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया और हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी सही लोकेशन का पता लगाया। जिसके बाद पुलिस ने समंदर में उनकी नाव की घेराबंदी की। वीडियो में वहां की पुलिस आरोपियों की नाव को घेरती नजर आई। जिसके बाद वो उस नाव में चढ़े और जब उसकी तलाशी ली गई तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें कोकेन से भरे कई पैकेट बरामद किए गए, जिनमें कुल 700 किलो कोकेन थी। जिसके बाद पुलिस उस नाव में सवार 4 आरोपियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। इधर मुंबई के अंधेरी इलाके में पानी की एक पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया और वहां आसपास के इलाके में पानी भर गया। इस बीच उस पाइपलाइन के फटने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उससे निकला पानी किसी फव्वारे की तरह ऊंची इमारतों को छूता नजर आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार से ऊपर उठती पानी की ऊंची लहरें 8 मंजिला इमारत को डुबोती नजर आईं, जबकि वहां लगे कई पेड़ भी पानी के दबाव में नीचे की तरफ झुकते दिखे। ऐसा लगा जैसे किसी चक्रवाती तूफान के दौरान समंदर का पानी शहर में घुस गया हो। मुंबई के अंधेरी इलाके में पानी की एक पाइपलाइन फटने के बाद वहां खौफनाक मंजर दिखाई दिया, जिसे देखकर वहां लोग घबरा गए। वहीं उस पाइपलाइन का पानी आसपास के इलाके में भर गया, जिससे वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां भी जद्दोजहद करती दिखी। उधर राजस्थान के दौसा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक टोल प्लाजा पर कुछ लोग टोल कर्मियों की पिटाई करते दिखे। इस मारपीट में कुछ टोल कर्मी घायल हो गए, क्योंकि उन लोगों ने टोल कर्मियों को बेरहमी से पीटा। सामने आए वीडियो में वो लोग टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों पर घूंसों की बरसात करते नजर आए। इस दौरान वो लगातार उनसे बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने भी टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। हालांकि किसी तरह से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि टोल देने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच राजस्थान के 12 जिले में गहनों की एक दुकान में लाखों रुपए चोरी हो जाने से हड़कंप मच गया। चोरी की यह घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी गहने की उस दुकान से तिजोरी ले जाते दिखे। जिसके बाद पुलिस चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में नकाबपोश 3 लोग दुकान के अंदर घुसते दिखे। इसके बाद तीनों आरोपी टॉर्च की रोशनी में दुकान के अंदर रखे गहनों को अपने साथ लाए बैग में भरते नजर आए। इसी दौरान एक आरोपी के चेहरे से कपड़ा हट गया, जिससे उसका चेहरा बेनकाब हो गया। तस्वीरों में काउंटर पर रखे गहनों को चुराने के बाद तीनों आरोपी दुकान में रखी तिजोरी को भी अपने साथ ले जाते दिखे। चोरी की वारदात का पता लगने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं शेयर बाजार में दबाव से कारोबार होता रहा। हालांकि बाजार में भारी उथल पुथल के बावजूद बाजार हरे निशान पर बंद हुआ और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 65,433 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंक चढ़कर 19,444 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंक, कैपिटल गुड्स और मेटल सेक्टरों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर फ्रांस के मीडिया के मुताबिक अमेरिका से दूरी बना रहे सऊदी अरब ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर ली। सऊदी अरब की कोशिश अपनी वायुसेना को ताकतवर लड़ाकू विमानों से लैस करने की है, क्योंकि उसके पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात और कतर पहले ही रफाल से अपनी वायुसेना को मजबूत कर चुके हैं। और इसीलिए सऊदी अरब भी इस घातक लड़ाकू विमान को खरीदने की तैयारी में जुट गया। हालांकि उसके पास अमेरिका और ब्रिटेन के आधुनिक फाइटर जेट पहले से ही मौजूद है, लेकिन जिस तरह से फ्रांस के ताकतवर लड़ाकू विमान रफाल का दुनिया लोहा मान रही है, सऊदी अरब भी इसे खरीदना चाहता है। फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि सऊदी अरब 100 से 200 रफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है। फ्रांस का रफाल एक ऐसा फाइटर जेट है जो एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम से लैस है, यानी ये कुछ सेकंड में ही मिसाइलों की बारिश करने की ताकत रखता है। बताया जा रहा है कि इसीलिए सऊदी अरब जल्द फ्रांस से इस विमान को खरीद सकता है। इधर ताइवान बॉर्डर के नजदीक चीन की एक परमाणु पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने वाली खबरें सामने आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की सेना पिछले कई दिनों से ताइवान के बॉर्डर के नजदीक बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल कर रही है, जिसमें उसके खतरनाक युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों के साथ साथ सबमरीन भी अपनी ताकत दिखा रही हैं। दावा किया गया कि चीन की इस ड्रिल ने ताइवान में हड़कंप मचा दी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने चीन के भी होश उड़ा दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन ताइवान की सरहद के नजदीक पूर्वी चीन सागर में हादसे का शिकार हो गई और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर चीन में सन्नाटा पसर गया, लेकिन ताइवान ने चीन की पनडुब्बी से जुड़ी खबरों को गलत बता दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक उनके बॉर्डर के करीब चीन की सबमरीन के डूबने के कोई सबूत नहीं मिले।
उधर रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बोल दिया। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक ड्रोन एक बड़ी इमारत में घुसकर हमला करता दिखा। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के कई सैनिक एक इलाके में भागते दिखाई दिए। वो सैनिक तेजी से दौड़ते हुए वहां बने यूक्रेन के एक ट्रेनिंग सेंटर के भीतर पहुंच गए। ठीक उसी वक्त वीडियो में एक ड्रोन नजर आया और बारूद से भरा वो ड्रोन जैसे ही इमारत के अंदर घुसा, वहां एक जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते हैं, प्यार से रिश्ते निभाते हैं। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। बड़ी खबर आ रही है भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को सॉफ्ट तरीके से उतारकर इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के साथ भारत ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो अंतरिक्ष में किसी से कम नहीं है। भारत की इस सफलता के गवाह इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी बने। दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की पहली तस्वीर भेजी, जिसमें चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो हिस्सा है जो रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। वहां बड़े बड़े गड्ढे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। और इस कामयाबी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चांद के इस दुर्लभ हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। ऊबड़ खाबड़ जमीन के साथ वहां गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें हिमालय तक समा जाए। मतलब वहां अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हिस्से पर लैंडर विक्रम को उतारकर चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने के बाद भारत वहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद बेंगलुरु में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 41 दिनों से इसरो के वैज्ञानिकों की नजर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग पर ही टिकी हुई थी। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर भारत चांद पर पहुंचने वाले देशों की कतार में सबसे ऊपर हो गया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचने के साथ ही भारत चांद के किसी भी हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। क्योंकि भारत से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर पहुंचने में कामयाब हो सके हैं। उन देशों में अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत इन देशों से भी आगे निकल गया, क्योंकि इन तीनों देशों के अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे थे। इन देशों ने चांद के उन हिस्सों पर अंतरिक्ष यान उतारे थे जहां समतल मैदान थे, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतार दिया। इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो रास्ते से भटककर क्रैश हो गया। उधर चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर विक्रम ने लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया, जिसके बाद लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। लैंडर तय स्पीड से चांद के नजदीक पहुंचा।
लेकिन जब वो चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर था, उसी वक्त वो अचानक रुक गया और रीटारगेट हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम ने तय किया कि लैंडिंग के लिए उसे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये रीटारगेट हुआ है जब वो 150 मीटर की दूरी पर था, चांद से 150 मीटर की दूरी पर था, तब ये लोकल नेविगेशन में था और रीटारगेट हुआ है। ये इसका मतलब ये कि जब वो 150 मीटर की ऊंचाई पर था चांद से विक्रम लैंडर, तब उसने ये तय किया कि जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं है लैंडिंग की जगह, अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। यानी चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले जो तैयारी की गई वो काम आई और लैंडर विक्रम ने सही समय पर सही फैसला लेकर लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया और फिर उसने लैंडिंग की जगह बदलकर परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इस बार लैंडर को जगह बदलने वाली तकनीक से भी लैस किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारे बिना मिशन सफल नहीं हो पाता। और इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम को ऐसी तकनीक से लैस किया जिससे वो चांद की सतह पर उतरने के दौरान सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि लैंडर के लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, ऐसी जगह जहां लैंडर सही तरीके से उतर सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछली बार जो लैंडर भेजा गया था उसमें चांद पर उतरने के लिए जगह के चयन का विकल्प नहीं था, यानी इसरो की तरफ से जो पहले से तय कर दी गई जगह लैंडर को वहीं पर उतरना पड़ता। लेकिन इस बार लैंडर में ऐसी तकनीक थी जिससे वो खुद ही सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि भारत का मिशन चांद की उस सबसे मुश्किल जगह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का था जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। और इसीलिए भारत की यह कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया। इसरो के मुताबिक इस पूरे अभियान के दौरान सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और इसी वजह से भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाले अमेरिका और रूस तक नहीं कर पाए। भारत ने चांद के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया। इस दौरान चंद्रयान 3 मिशन में सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक ही हुआ, यानी भारत ने 14 जुलाई को चांद पर पहुंचने की जो यात्रा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू की थी वो चांद पर पहुंचकर ही पूरी हुई। इसमें कहीं भी या किसी भी वक्त ऐसा पल नहीं आया जब चंद्रयान 3 को कोई मुश्किल पेश आई हो, जिसका मतलब है कि चंद्रयान ने सही तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा तक पहुंचाया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने में भी कोई परेशानी नहीं हुई और फिर लैंडर के चांद की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक सब कुछ इसरो के प्लान के तहत ही हुआ। इस बीच चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के आखिरी पलों में पूरे देश की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी पल में ही वो मिशन फेल हो गया था। और इसी वजह से इस बार चांद पर लैंडर के उतरने के आखिरी पलों में पूरे देश की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क आखिरी 15 मिनट के दौरान ही टूट गया था और उस वक्त इसरो ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। वहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लैंडर क्रैश हो गया था। ये सब कुछ आखिरी के 15 मिनटों में हुआ था। इसीलिए इसरो ने इस बार पिछली गलती से सबक लेते हुए हर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को क्रैश होने से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई और लैंडर विक्रम ने तय वक्त पर चांद पर सुरक्षित उतरकर सब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ओदेसा में आत्मघाती ड्रोन से कहर ढा दिया। दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के अनाज गोदामों में तबाही मचा दी। उन्होंने इतने जोरदार हमले किए कि अनाज से भरे यूक्रेन के कई गोदाम बर्बाद हो गए। रूस के ड्रोन हमलों से ओदेसा शहर के लोग भी खौफ से भर गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस जब से काला सागर में अनाज समझौते से अलग हुआ है, उसने ओदेसा पर हमले और तेज कर दिए ताकि अनाज गोदामों को तबाह किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में एक बार फिर रूस ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए यूक्रेन के अनाज गोदामों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 9 शाहिद 136 ड्रोन को ढेर कर दिया, लेकिन जो ड्रोन अनाज के गोदामों पर गिरे उनसे उनमें आग भड़क गई, जिसके बाद आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक आग में जलकर सैकड़ों टन अनाज राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को बुझा लिया गया, जिससे आग ज्यादा नहीं फैल पाई। बताया गया कि रूसी फौज ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से ओदेसा में अनाज गोदामों पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि काला सागर में अनाज समझौते से पीछे हटने के बाद रूसी सेना ओदेसा में बंदरगाह पर हमले तेज कर उसके अनाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ओदेसा काला सागर के तट पर स्थित है और यहाँ से यूक्रेन का ज्यादातर अनाज का व्यापार होता है। और सिर्फ ओदेसा ही नहीं, पुतिन की सेना ने यूक्रेन के सुमे में भी एक स्कूल पर ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए।
क्योंकि रूसी सेना ने खतरनाक ड्रोन से उस स्कूल पर जोरदार हमले किए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने स्कूल पर उस वक्त ड्रोन से हमले किए जब स्कूल में क्लास चल रही थी। खबर के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई। दावा किया गया कि ड्रोन जैसे ही स्कूल की इमारत से टकराया, पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद कुछ लोग मलबे में ही दब गए। बताया गया कि रूस के हमले में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के आरोप को गलत बता दिया। लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन हमलों का जोरदार जवाब दिया और यूक्रेन की सीमा से लगने वाले रूस के शहर बेलग्रद में ड्रोन हमले किए, जिसमें रूस के 3 लोगों की जान चली गई। इस हमले की पुष्टि बेलग्रद के गवर्नर ने की। सेना ने जानबूझकर बेलग्रद के इलाके को चुना क्योंकि बेलग्रद रूस का वो हिस्सा है जो यूक्रेन से लगने वाली सीमा के बिल्कुल करीब मौजूद है। और दावे के मुताबिक जहां ये हमला हुआ उसकी दूरी यूक्रेन बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर है। बेलग्रद के गवर्नर ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की के जवानों ने जानबूझकर वहां के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। बताया गया कि यूक्रेन के ड्रोन से कुछ विस्फोटक गिराए गए जिससे वहां जोरदार धमाके हुए। रूस के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले की वजह से बेलग्रद के 3 लोगों की जान चली गई। इस बीच रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बोल दिया। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक ड्रोन एक बड़ी इमारत में घुसकर हमला करता दिखा। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के कई सैनिक एक इलाके में भागते दिखाई दिए। वो सैनिक तेजी से दौड़ते हुए वहां बने यूक्रेन के एक ट्रेनिंग सेंटर के भीतर पहुंच गए। ठीक उसी वक्त वीडियो में एक ड्रोन नजर आया और बारूद से भरा वो ड्रोन जैसे ही इमारत के अंदर घुसा, वहां एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां धूल का गुबार छा गया। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के उस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद कई सैनिक धमाके का शिकार हो गए। हालांकि रूस की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई कि यूक्रेन की सेना का ये ट्रेनिंग सेंटर किस इलाके में बना था। इधर झारखंड के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने राज्य के वित्त मंत्री के घर समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। आरोप है कि झारखंड सरकार से जुड़े कुछ शराब कारोबारियों ने पैसों की हेराफेरी की, इसलिए ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, जिसके तहत झारखंड में 20 ठिकानों पर रेड की गई, जिनमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का घर भी केंद्रीय एजेंसी के निशाने पर आ गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में उरांव के घर के बाहर सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आए। बताया गया कि ईडी के टारगेट पर उरांव के बेटे रहे। सूत्रों ने बताया कि कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद ईडी को झारखंड सरकार के करीबी शराब कारोबारियों के ठिकाने से कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। मगर ईडी की कार्रवाई झारखंड पर ही नहीं सिमटी, बल्कि उसकी छापेमारी झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। वहां ईडी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर पहुंच गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि झारखंड के कथित शराब घोटाले का कनेक्शन छत्तीसगढ़ से है, इसलिए ईडी सीधा राज्य के सीएम भूपेश बघेल के करीबी तक पहुंच गया। उसने बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर रेड की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर भी ईडी ने दबिश दी। इधर राजस्थान के दौसा में पुलिस पर फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के मुताबिक एक रोज पहले गाड़ी चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने गए जवानों पर बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। वहां खून के धब्बे और खाली कारतूस बिखरे नजर आए। इसके बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ती नजर आईं तो खेतों में भारी संख्या में पुलिस वाले बदमाशों की तलाश करते दिखे। वहीं बदमाशों की गोली से घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई। पुलिस के मुताबिक कालाखो गाँव में पुलिस की एक टीम गाड़ी चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने गई थी। इसी दौरान फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश वहां से खेत के रास्ते फरार हो गए। उधर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री का तिरंगे के लिए प्यार और सम्मान दिखा। प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोनों एक साथ एक मंच पर पहुंचे, जहां उनके खड़े होने की पोजीशन के लिए उन देशों के झंडे लगे थे। लेकिन जैसे इस पर प्रधानमंत्री की नजर पड़ी, वो झुके और उन्होंने तिरंगा उठा लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका पैर देश के झंडे पर न पड़ जाए। प्रधानमंत्री को ऐसा करता देख दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने भी यही किया और उन्होंने वहां का झंडा उठा लिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया ने प्रधानमंत्री का तिरंगे के लिए सम्मान और प्यार देखा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की तारीफ की और अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे अहम देश भारत को बता दिया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सेची ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने दोनों देशों के बीच मजबूत हुए रिश्तों की काफी सराहना की और अमेरिका के लिए भारत को अहम देश बता दिया, जो दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए बेहद मायने रखता है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने न सिर्फ भारत की तारीफ की, बल्कि अमेरिका के लिए भारत को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सेटी ने बताया कि उन्हें भारत भेजे जाने से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने उनके सामने भारत की सराहना की थी और अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को खास बता दिया। अमेरिका के राजदूत का ये बयान ऐसे मौके पर आया जब बाइडेन अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं। बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल होंगे और सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उधर खबर है कि गिरफ्तारी के डर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन से दूरी बनाई।
ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे 5 देशों का संगठन है। इसी साल मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। और ऐसे में अगर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंचते तो दक्षिण अफ्रीका पर उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव होता। इसीलिए कयास लगाया गया कि पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाने का फैसला किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए। दक्षिण अफ्रीका और रूस की दोस्ती अटूट है, लेकिन अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचते और उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका न जाकर दोस्ती भी बनाए रखी और ब्रिक्स सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल भी हो गए। इधर पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने के एक मामले में गुजरात एटीएस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 महीने पहले गुजरात के बंदरगाह पर पाकिस्तान की एक नाव से करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। पुलिस की जांच के मुताबिक हेरोइन की यह बड़ी खेप पंजाब की बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मंगाई थी, जिसका पर्दाफाश होने के बाद गुजरात एटीएस ने पंजाब की बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में ले लिया, क्योंकि जांच के दौरान पाकिस्तान की नाव से जब्त करोड़ों रुपए की हेरोइन का कनेक्शन पंजाब की जेलों से जुड़ा मिला। जिसके बाद जांच एजेंसियों ने पंजाब की जेल में बंद अब्दुल्ला नाम के ड्रग्स तस्कर से पूछताछ की, जिससे ये पता चला कि पाकिस्तान से आई करीब 195 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मंगाई थी। जिसके बाद उसी केस में गुजरात एटीएस बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेकर गुजरात ले गई। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीनों तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात एटीएस की कस्टडी में साबरमती जेल में रहेगा। इस दौरान उससे पूछताछ करके पाकिस्तान से आए करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले में सबूत जुटाए जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रशासन ने बच्चों के लिए पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अतीक पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने उस जमीन को खाली करवा लिया था। और प्रशासन की तरफ से उस जमीन पर बच्चों के लिए पार्क और मेडिटेशन सेंटर बनाने की प्लानिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक कागजी कार्रवाई पूरी होते ही उस जगह पर जल्द निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई 400 वर्ग गज की उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके में होने की वजह से उस जमीन पर मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने बाढ़ प्रभावित इलाके में घर बनाने पर रोक लगा रखी है। इसलिए उस जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पार्क और मेडिटेशन सेंटर बनाएगा। इससे पहले लूकरगंज इलाके में अतीक में कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए थे। इस बीच करीब 3 हफ्ते पहले तक हिंसा की आग में जल रहे हरियाणा के नूंह में हिंदूवादी संगठनों को दोबारा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली। 31 जुलाई को इसी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान ही 2 समुदायों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे, मगर हिंदूवादी संगठन एक बार फिर 28 अगस्त को यात्रा निकालना चाहते थे। क्योंकि पिछली बार नूंह से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू तो हुई थी, मगर हिंसा की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए हिंदूवादी संगठन 28 अगस्त को दोबारा वो यात्रा निकालना चाहते थे, मगर हरियाणा के उच्च पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यात्रा निकालने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि 31 जुलाई को शुरू हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और शांति कायम करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा था। सूत्रों ने बताया कि अब जब हालात सामान्य हैं तो पुलिस कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह कि अगले महीने गुरुग्राम के पास G20 समिट की बैठकें भी होनी है, जिनमें देश के साथ विदेश के भी बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने जानकारी दी कि इस वजह से भी पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने फेसबुक से मिले अलर्ट की मदद से एक लड़के की जान बचाई। पुलिस के मुताबिक मुरैना के उस लड़के ने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड की, जिसमें वो गले में कपड़े का फंदा डाले हुए नजर आया, जिसके बाद फेसबुक की तरफ से पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा गया। जिसके तुरंत बाद पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस को जानकारी दे दी और बताया कि मुरैना जिले में किसी लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। जिसके बाद रात के करीब 1 बजे पुलिस ने मुरैना के उस लड़के के घर वालों को इसकी सूचना दी। जो पोस्ट डाली गई है वो मुरैना के पोरसा थाना अंतर्गत एक ग्रामीण इलाके के युवक द्वारा डाली गई है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला लड़का डिप्रेशन में था। इस बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 5 साल पहले लापता हुई एक न्यूज एंकर का कंकाल बरामद करने का पुलिस ने दावा किया। पुलिस के मुताबिक सलमा सुल्ताना नाम की न्यूज एंकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई करके कंकाल बरामद किया गया और उस कंकाल को बरामद करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस की टीम कोरबा दर्री हाईवे के बगल में खुदाई करने वाली मशीन से कंकाल की तलाश करती नजर आई। कई घंटों की खुदाई करने के बाद बोरे में बंद एक कंकाल पुलिस की टीम को मिल गया। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक वहां से उसे चप्पल और बाल भी मिले। आगे इसको अभी हम लोग डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, बाकी उसके जो सैंडल और कुछ कपड़े जो मिले हैं उनके परिवार वालों से आइडेंटिफाई कराएंगे। कोरबा में एक निजी न्यूज चैनल की एंकर सलमा सुल्ताना 2018 में लापता हो गई थी, जिसके बाद उनकी हत्या का पता चला और 5 साल बाद आरोपी मधुर साहू और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 5 साल पहले न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या कर उसे हाईवे के बगल में दफना दिया था। उधर जम्मू कश्मीर के सांबा में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा हटाने की मांग पर हुए हंगामे के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक रोज पहले टोल प्लाजा पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर 5 दिनों के लिए जेल भेज दिया, क्योंकि उस इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उनके समर्थन में आए लोगों पर जमकर लाठियां भी बरसाईं। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा को हटाने के लिए जमकर तोड़फोड़ की और मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया। इस बीच उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल से भड़के किम जोंग उन ने थर्मोन्यूक्लियर जंग की धमकी दे डाली। अगर किम जोंग उन ने सच में थर्मोन्यूक्लियर जंग शुरू कर दी तो दुनिया वो तबाही देखेगी जो कभी नहीं हुई, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर बम सामान्य परमाणु बम की तुलना में बेहद शक्तिशाली होता है। यानी अगर किम जोंग उन ने इसका इस्तेमाल किया तो भारी तबाही होगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की मिसाइलों से निपटने के लिए नई मिलिट्री ड्रिल शुरू की, लेकिन जैसे ही इसकी खबर किम जोंग उन को मिली वो बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने अमेरिका को थर्मोन्यूक्लियर जंग की धमकी दे डाली। ऐसे में अगर थर्मोन्यूक्लियर बमों से जंग छिड़ गई तो सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखाई देगा, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से इतनी तेज गर्मी निकलती है जो पल भर में इंसान को भी भाप में बदल दे। यानी अगर इससे किसी सैनिक को निशाना बनाया गया तो उसका सिर्फ कंकाल ही बचेगा, क्योंकि पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और बेलारूस से बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया और इसके लिए उसने दक्षिण कोरिया से खतरनाक जंगी जहाज और रॉकेट लॉन्चर हासिल कर लिए, क्योंकि यूक्रेन के सबसे बड़े मददगारों में शामिल पोलैंड को रूस से कई बार धमकी मिल चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप के लड़ाके किसी भी वक्त पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में पोलैंड पर दो तरफा खतरा मंडराने लगा। दावा किया गया कि इसीलिए पोलैंड अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया और इसी कड़ी में दक्षिण कोरिया से खरीदे गए FA-50 जंगी जहाज और तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड की ओर से दावा किया गया कि उसे जो हथियार दक्षिण कोरिया से मिले वो रूस के हथियारों से कहीं ज्यादा विध्वंसक है। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका का आमना सामना हो गया। चीन का आरोप है कि अमेरिका की शह पाकर फिलीपींस के 2 जहाजों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद चीन ने फिलीपींस के उन जहाजों का रास्ता रोक लिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें फिलीपींस के उस जहाज के आगे चीन का जहाज खड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए तो वहां जंग जैसे हालात बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो चीन वहां से हटने को राजी था और ना ही फिलीपींस ने अपने कदम पीछे लिए। और ये मामला तब और उलझ गया जब उन जहाजों के ऊपर उड़ते अमेरिका के प्लेन ने इस विवाद में एंट्री ले ली, जिससे चीन आग बबूला हो गया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर फिलीपींस ने उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि 5 घंटे चले हंगामे के बाद आखिरकार फिलीपींस का जहाज वहां से लौट गया, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के उस दावे को नकार दिया जिसमें उसने फारस की खाड़ी में अमेरिकी हेलीकॉप्टर की घेरेबंदी का दावा किया था। असल में फारस की खाड़ी में बढ़ते अमेरिकी दखल से परेशान ईरान ने पिछले हफ्ते वहां अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को घेर कर रोकने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया और अमेरिका ने ईरान की दादागिरी से निपटने के लिए वहां अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस पर भड़के ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर की घेरेबंदी करने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका ने उसके दावे को झूठा बता दिया। इस बीच ईरान की सेना के एक दल के रूस पहुंचने से यूक्रेन के मददगार पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए, क्योंकि जंग में ईरान लगातार रूस के साथ खड़ा रहा है और उस पर रूस को खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन देने के भी आरोप लगते रहे। और इसीलिए जब ईरान की सेना का एक दल मॉस्को पहुंचा तो यूक्रेन समेत उसके मददगार देश चौकन्ने हो गए। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक ईरानी सेना का दल रूसी सेना के साथ मिलकर साझा अभ्यास जैसे मसलों पर बात करने मॉस्को पहुंचा, लेकिन वहां ईरानी सेना की मौजूदगी ने ही पश्चिमी देशों की आशंका बढ़ा दी। ये सवाल उठने लगे कि क्या ईरान जंग में किसी तरह अपनी सेना उतारकर रूस की मदद करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों की लाख धमकियों के बाद भी रूस को ईरान से शाहिद 136 ड्रोन मिलते रहे। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने अपने ऊपर लगे बैन की भी परवाह नहीं की और एक दूसरे के साथ कारोबारी रिश्ते भी बनाए रखे। इधर बिहार की राजधानी पटना में हुई फायरिंग की एक और घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक ये घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई। वहां 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी।
सभी बिंदुओं पर इंसान करके जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमलावरों ने कुल 9 गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पिछले हफ्ते यूक्रेन में रूस पर जो हमला किया था उसमें रूस का एक परमाणु बॉम्बर तबाह हो गया। रूस ने इस हमले के बाद यूक्रेन पर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। लेकिन ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन का प्लान रूस के परमाणु बॉम्बर को तबाह करने का था, जिसमें वो कामयाब हो गया। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते हुए ड्रोन हमले में रूस को एक Tu-22M3 बॉम्बर का नुकसान उठाना पड़ा। रूस का ये बॉम्बर परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखता है और ब्रिटेन के मुताबिक पुतिन ने इसके जरिए पहले भी यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी। यही वजह रही कि यूक्रेन ने रूस के Tu-22M3 बॉम्बर को निशाने पर लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह में साथ देने वाले एक जनरल को पुतिन ने बर्खास्त कर दिया। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पहले से थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। लेकिन पुतिन का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ और उन्होंने वैगनर ग्रुप की मदद करने के आरोप में रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को बर्खास्त कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक सर्गेई सुरोविकिन की मदद से ही 23 जून को वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को कूच करने की हिम्मत जुटाई थी। खबर है कि रूस के खिलाफ हुए विद्रोह के बाद से ही वो हिरासत में ले लिए गए थे, लेकिन अब उन्हें जनरल पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह डिप्टी जनरल रहे विक्टर अफजलफ को रूस की सेना का जनरल बना दिया गया। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में एक संदिग्ध हमलावर ने सड़कों को खून से रंग दिया। आरोप है कि उस आदमी ने एक साथ नाइजर की फौज के 12 जवानों को गोलियों से भून डाला। वहां कुछ दिन पहले ही सेना ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली और तब से वहां जारी खून खराबे ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक वहां एक हमलावर ने नाइजर की फौज के 12 जवानों पर गोलियां बरसा दी। इससे पहले 15 अगस्त को भी वहां करीब 17 जवानों की मौत हुई थी, क्योंकि वहां हुए तख्तापलट के बाद से नाइजर में भड़की हिंसा थम ही नहीं रही और इस हिंसा की आग में सैकड़ों लोग जल गए। नाइजर के मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में तो हालात इतने खराब हो गए कि सेना को हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। इधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन अब अफ्रीका में दोस्त रूस को ही पछाड़ने में जुट गया है। अभी तक अफ्रीकी देश हथियार खरीदने के लिए रूस के पास जाते थे, लेकिन बताया गया कि चीन सरकार के स्वामित्व में हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने अफ्रीकी देश सेनेगल में अपना एक ऑफिस खोल दिया। यूक्रेन जंग के बीच चीन ने रूस से अपने रिश्ते मजबूत करने की हर कोशिश की और उसने ये दिखाया कि वो ही रूस का सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन अब जब चीन का असली चेहरा सामने आया तो रूस के भी होश उड़ गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने अफ्रीकी देशों में अपने हथियारों को बेचने का प्लान तैयार कर लिया। खबर के मुताबिक इसी कड़ी में उसने सेनेगल में अपने पैर पसारने शुरू किए और हथियार बनाने वाली उस कंपनी का दफ्तर वहां खोल लिया। हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट हुआ, जबकि बीते कुछ सालों में माली और गिनी जैसे देशों में भी तख्तापलट हुआ है। ऐसे में इन देशों की सरकारों को हथियारों की जरूरत है। दावा किया गया कि इसीलिए चीन अफ्रीकी देशों में अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों के दफ्तर खोलने में जुट गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियारों की सप्लाई की जा सके। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। वहां एक बस और एक ट्रेलर के आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ और वो बस हाईवे पर ही पलट गई। भीषण सड़क हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बस में सवार लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया। इस बीच हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। वहां का इलाके में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि वो बस पूरी तरह तहस नहस हो गई। यही नहीं, बस से टकराने की वजह से ट्रेलर का सामने वाला हिस्सा भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। कच्ची मिट्टी से लगन इतनी लगाता क्यों है? कच्ची मिट्टी से लगन इतनी लगाता क्यों है? टूट जाएगा घरौंदे को बनाता क्यों है? 100 बात की एक बात कही विवेक ने, वो दिया है तो हवाओं से उसे लड़ने दे, बंद कमरे में उसे रखता रखाता क्यों? मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की।